हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वह है थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी की कौन कौन सी थ्योरम है। तीन तरह की थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो दो ही होता है, एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा भी था कि एडिशनल का रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या क्या होता है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी वो लेक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला था, वो भी आपने देखा होगा ज़रूर। अब हम पढ़ते हैं एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर साइमल्टेनियस ट्रायल, यानी कि एक ही समय में अगर आप दो सिक्कों को एक से ज़्यादा बार उछालते हो। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कि लगातार पहले एक उछाला फिर उसके बाद दूसरा। और फिर हम पढ़ते हैं बेज थ्योरम, जिसका इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी दी थी बेज पास्कल ने, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एडिशनल थ्योरम में दो तरह के होते हैं। एक आता है इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एडिशनल थ्योरम। आगे क्या लिख रखा है, एडिशनल थ्योरम। ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एडिशनल थ्योरम। और व्हेन इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडिशनल थ्योरम बोला जाता है। ये एडिशनल के दो पार्ट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के दो पार्ट हैं, पहला आता है इवेंट आर इंडिपेंडेंट, दूसरा आता है इवेंट आर डिपेंडेंट। ठीक है, इवेंट आर इंडिपेंडेंट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जैसे इसमें होता है ना, एडिशनल थ्योरम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को एडिशनल में, और जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसमें मॉडिफाइड बोलते हैं। सेम डिट्टो इसमें हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है तो इंडिपेंडेंट है, और मॉडिफाइड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है तो डिपेंडेंट है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं फर्स्ट वन। सबसे पहले हमारा दिया गया है यहाँ पर एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में दिया गया है, एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। पहला, सबसे पहले तो वही बात करनी पड़ेगी, व्हेन इवेंट आर म्यूचुअली, अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, एक टाइम पे एक ही होगा, ये ध्यान रखना आपका। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या होगी, ए और बी आने की। सर या तो ए होगा या फिर आइदर और ए या फिर बी होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और का मतलब प्लस होता है, यूनियन होता है, हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन बोलते हैं या फिर और बोलते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, प्लस। कर चुके हैं ना। प्रूफ क्या है, प्रूफ अपने को यहाँ पर डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अपने लिए कि कैसे प्रूफ करना है कि ए प्लस बी होगा। कहने का मतलब इसके इक्वल टू ये कैसे होता है, ये प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट अपने को नहीं है, ज़्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जाना अपने को। फिर आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, सर ए बी है, ए बी सी भी तो हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। तो रूल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सिंपल सा दे रखा है। ये कब था, व्हेन इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिंपल सा क्या रूल है, व्हेन इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हम पढ़ते हैं व्हेन इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो वही ए प्लस बी, इतना तो सेम पहले वाला, इतना तो रहना ही रहना है। बस नॉट म्यूचुअली आ जाएगा तो ए एंड बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए एंड बी। और ए एंड बी को क्या लिख सकते हैं आप इसकी जगह, पी माइनस पी, इन दोनों की जगह क्या माइनस पी, ए बी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन होता है ना ये किया जा सकता है। बस नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आएगा, ये माइनस करना है। बस ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, अगर इसमें बोले एक्सटेंशन हो सकता है क्या सर, ये भी, इसका भी विस्तार किया जा सकता है ए बी और सी का। बिल्कुल, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले ए बी सी, जैसे ए बी को जोड़ते वैसे तीनों को जोड़ना पड़ेगा। फिर माइनस करना पड़ेगा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये करना पड़ेगा। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा पी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा लास्ट में। पी का मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे रखा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ये एडिशनल वाला था, तो बिल्कुल सिंपल सा था ना अपना। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। किसके बारे में बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन जब व्हेन इवेंट आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इवेंट आर इंडिपेंडेंट हो गया मतलब क्या है कि भाई एक ए जो है वो बी पे डिपेंड, कहने का मतलब एक बार निकाला आपने कोई चीज़ बॉल एक बैग से, वो वापस रख दी, फिर दूसरी बार निकाला, तो क्या है, इंडिपेंडेंट है सर। डिपेंडेंट का होगा, मान लीजिए टोटल 5 बॉल थी, आपने एक निकाल दी, तो पहले कैसे निकाली सर, 1/5। अब दूसरी कैसे निकालोगे सर, दूसरी में तो सर 4 ही बचे अब तो, अब दूसरी कैसे निकालोगे, 1/4।
ये क्या है, ये तो डिपेंडेंट होते हैं, और अगर वो बॉल वापस रख दी तो 1/5 पहली बार में भी, 1/5 दूसरी बार में भी, ये सारा आपका क्या कहलाएगा, ये डिपेंडेंट होता है। तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल इंडिपेंडेंट इवेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला है इसका, ए एंड बी, मल्टीप्लिकेशन है तो एंड लगता है, हमें पहले बात कर चुके हैं, और एडिशन है तो और लगता है, तो ए बी हो जाएगा। एक्सटेंशन इसका क्या करना है, ए बी सी, बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सिंपल, और इसका एक्सटेंशन करेंगे तो उसके रिगार्डिंग। फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट, भाई किसी एक इवेंट, भाई कम से कम एक चीज़ तो होगी ही होगी, एट लीस्ट वन इवेंट इन केस ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट के रिगार्डिंग, किस केस में, एन इंडिपेंडेंट इवेंट के रिगार्डिंग। जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट को यहाँ पर दिया गया है A2 A3 A1 A2 A3 AN तक चला जाएगा, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि बारिश हो गया, कुछ और हो गया, तो इसकी हैपनिंग क्या है, P1 P2 P3 Pn तक चलता रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इवेंट, अब ये ए इवेंट है, कितने % हो सकता है सर, AP1, मान लिया मैंने बोल दिया कि शुरू में A1 को मैंने बोल दिया कि रेनफॉल, क्या बोल दिया, रेनफॉल। P1 को मैंने बोल दिया सर 50% चांसेस है, कितने % चांसेस है, तो यहाँ पर रेनफॉल मल्टीप्लाई 50%। फिर मैंने बोला नहीं सर स्ट्रॉम, तूफान आने का कितना खतरा है, मैंने बोला सर 30% है, तो यहाँ पर A2 हो जाएगा आपका स्ट्रॉम, और P2 क्या हो जाएगा उसका 30%। फेलियर क्या हो जाएगा, जैसे P का मतलब होता है हैपनिंग, और Q का मतलब क्या होता है, नॉन हैपनिंग, ठीक है, बस ये। और Q कैसे निकालेंगे, 1 - P निकाल सकते हैं, तो आपका नॉन हैपनिंग आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपको ज़्यादा डिटेल में याद नहीं करना, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि एटलीस्ट वन का जो एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको पढ़ना है, ये जो लास्ट में दे रखा, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, इवेंट आर इंडिपेंडेंट अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम व्हेन P हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट, ये क्या है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे, तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। 1 - P हैपनिंग नन, मतलब कोई भी इवेंट ना हो तब ये, या इसी को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है 1 - P1 1 - P2 1 - P3, इसके रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी एक इवेंट होने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर लिख देता क्यू का मतलब सर कुछ भी नहीं होगा, P का मतलब सर सब कुछ होगा, तो क्या करेंगे 1 - P कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि सर एटलीस्ट एक इवेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन आता है कंडीशनल। आपको याद हो तो मल्टीप्लिकेशन के दो पार्ट थे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हम पढ़ चुके हैं, हम कंडीशनल यानी कि डिपेंडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो ये बी क्या है, बी तो है सर यहाँ पर इंडिपेंडेंट, और जो ऊपर लिखा जाता है ना, जो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ भी कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ ए क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट को नीचे लिखेंगे, और बी आपको निकालना है तो ए बी इनकी मल्टीप्लिकेशन से। बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, नीचे लिखेंगे, और आपको ए निकालना है तो ए बी से मल्टीप्लिकेशन से निकाला जा सकता है, ठीक है। ये सिंपल सा दे रखा है और कुछ भी नहीं। आगे इसी फर्दर फॉर्मूले को आगे जैसे एक्सटेंशन किया गया है, जिसको हम बेज थ्योरम भी बोलते हैं, तो वहाँ से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए क्या कुछ है अगला। अगला मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कैसे मॉडिफाइड किया जा सकता है इसको, सर अगर ऐसा हो तो एक डिपेंडेंट हो दूसरा इंडिपेंडेंट, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। देखिए ए एंड बी का पूछा गया, ए क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, बी क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट है, और ए क्या है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और इस केस में सर बी इंडिपेंडेंट है और ए डिपेंडेंट है, बस ये आ जाएगा। इसका एक्सटेंशन किया जा सकता है, ए बी सी किया जा सकता है, तो ए देखो ए इंडिपेंडेंट था पहले लिख दिया, अब बी इवेंट ए के ऊपर डिपेंड है, तो और सी इवेंट ए और बी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे आ जाएगा। तो इसके जो ये फॉर्मूले हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या है, क्रॉस मैचिंग में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और इससे ज़्यादा क्या पूछेगा। अब आता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या है, P × M। P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट को होने के, जैसे कि मैंने बोला रेनफॉल होगा, स्टॉर्म हो गया, उसके रिगार्डिंग। और M का मतलब होता है मनी टू बी रिसीव्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, में पैसा कितना मिलेगा, तो ये क्या आता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग। अब जो हमने अभी पढ़ी ना मल्टीप्लिकेशन के दो, जो डिपेंडेंट वाली है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसी को दिया गया है बेज ने। किसने दिया था, बेज ने, जिसको इन्वर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला देखिए ये है, ये आपको याद करना है, यानी कि H1/E का मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गया, एक्सपेक्टेड हो गया, और ये PE, फिर ये मल्टीप्लिकेशन, वही बात है ना। कैसे हो गया ये, फिर देखो ऐसे बोल दिया इसने, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो कैसे निकाला जा सकता है ये, एक बार देखिए कैसे निकाला जा सकता है ये, देखना। तो यहाँ पर क्या कर दिया, P A एंड B, या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, एंड बोलो, इंटरसेक्शन बोलो, एक ही बात है। इसके फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा ये नहीं लगेगा, तो ये बी आ जाएगा, बस सिंपल यही बात इसने की गई, इसी को इसने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है,
ठीक है, तो पेपर में ये बोला जाता है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। आगे क्या किया, कुछ दिया गया था, ये इंट्रोडक्शन दिया गया है सबसे पहले तो इसका। तो ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे रेव थॉमस बेज। कौन थे? रेव थॉमस बेज। कब दिया था इन्होंने पेपर? 1763 में दिया था, ठीक है। इन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन का मेथड जो है, एक अलग से मेथड डिनोट किया भाई कैसे आप निकाल सकते हो, तो उसी के रिगार्डिंग बात की गई है। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी बिफोर रिवीजन। तो इसने दो तरह के, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कंडीशनल को, एक प्रायर किया है और एक किया है आपका प्रायर के बाद में एक किया है आपकी पोस्टरीरी। एक प्रायर प्रोबेबिलिटी, एक पोस्टरीरी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बिफोर रिवीजन यानी कि आप ये मान लो, देखो मान लिया कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। तो एक तो उनको पहले टेस्ट ले लो, टेस्ट ले लिया सर, जो स्कोर आ गया वो नोट डाउन कर लिया। एक फिर उनको ट्यूशन क्लासेज पढ़ाया आपने, कोचिंग दिया आपने, और उन्हीं 10 बच्चों का दोबारा टेस्ट लेना। तो जो पहले टेस्ट लिया है उसको तो बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रायर प्रोबेबिलिटी। भाई उनके टेस्ट में कितने नंबर आने के चांसेस थे। और फिर ट्यूशन या क्लासेज कोचिंग देने के बाद जो उनके स्कोर आया है उसको बोलते हैं पोस्टरेरी प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? पोस्टरेरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन दोनों का बीच में कंपैरिजन करना है, और यही किसने दिया है? बेज ने दिया है, बस। ठीक है, आसान सा दे रखा ना ये तो। देखिए आगे पढ़ते हैं। तो अब क्या दिया गया? इसकी कंप्यूटेशन, इसकी टेबल है। पेपर में क्या पूछा गया था, एक बार पेपर में पूछा गया सर इसको सीक्वेंस में लगाइए। जैसे इवेंट 1, जैसे 1 है ना, तो ये सीक्वेंस है, ये आपकी स्टेजेस बोल लो। क्या बोल सकते हैं इनको? स्टेजेस बोल सकते हैं, स्टेप्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इवेंट, फिर आता है प्रायर प्रोबेबिलिटी, नंबर 3 पे आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नंबर 4 पे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, नंबर 5 पे पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटी। ये ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है। स्टेप इनके पूछे गए थे तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि अरेंज में लगाओ सर, कंडीशनल पहले आएगी, प्रायर पहले आएगी, ज्वाइंट पहले आएगी, पोस्टेरियरी पहले आएगी। ठीक है, ये कंडीशनल ज्वाइंट, पहले कंडीशनल आती फिर ज्वाइंट आती है। ये चीज़ें सारी आपको क्या करनी है? याद करनी है। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया इसके अंदर। इसने बोला इवेंट है A1 A2, यानी कि ये तो बोल सकते हो आप रेनफॉल के रिगार्डिंग दे रखा है, ये क्रॉप के रिगार्डिंग भी दे सकते हो आप, फसल के रिगार्डिंग, कुछ भी XYZ हो सकता है। प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या माना? ये कंडीशन। ठीक है, A1 A2 हो जाएगा। और आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिर ये आपके आ जाएगी। भाई आपने जैसे कि मान लिया खेत का हो गया तो आपने खाद डाल दी, उसके बाद क्या रिजल्ट आया। ठीक है, तो बारिश से पहले की सिचुएशन क्या है, बारिश के बाद की सिचुएशन क्या है, वो सारी चीज़ आ जाएंगी। अब आपने क्या करना, जो सेकंड और थर्ड आया है कंडीशनल तो हो गया ना। A1 क्या है? इंडिपेंडेंट है, B डिपेंडेंट है। यहाँ पर A2 क्या है? इंडिपेंडेंट दिख रहा है ना। अगर इकलौता लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। तो दोनों इंडिपेंडेंट 1 के बराबर होते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। ठीक है, और इसके बाद यह आ जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे A इंडिपेंडेंट, इसको नीचे B डिपेंडेंट हो गया, A2 इंडिपेंडेंट, B डिपेंडेंट हो गया। अब ज्वाइंट क्या है? सेकंड और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, जिसको PB बोला जाता है। P का मतलब डिपेंडेंट, कंडीशनल आप बोल सकते हो। पोस्टरेरी के अंदर क्या करना है? जो आपका ये फोर्थ कॉलम आया, जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आई, क्या ही है? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो आई है, इसको डिवाइड करना है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के टोटल से। बस सिंपल ये दे रखा था। ये दिया गया था बेज थ्योरम। क्या दिया गया था? ये बेज थ्योरम दिया गया था। तो ये आपको याद करनी है सारी के सारी। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है, उसी को लेके चलते हैं। मान लें कि एक बैग है, उसके अंदर 6 वाइट और 3 ग्रीन बॉल हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बैग बना दिया, 6 वाइट है प्लस में 3 ग्रीन बॉल हैं। ठीक है, एक अलग बैग और है जिसके अंदर क्या दिया गया, इस बैग को थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इसके अंदर 5 वाइट बॉल हैं प्लस में 4 ग्रीन बॉल हैं। ठीक है, एक बॉल एट ए रैंडम टाइम वन से फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड फाउंड इट टू बी ग्रीन। आपने किसी दोनों में से कोई एक बैग से निकाल लिया और उसके ग्रीन होने के चांसेस कितने हैं? सर यहाँ से अगर ग्रीन निकलेगा तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है। इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन निकालने हैं तो उसमें बेज थ्योरम अप्लाई होती है। क्या होती है? बेज थ्योरम अप्लाई होती है। तो इसका मतलब सर इसका कुछ फॉर्मूला होगा। बिल्कुल, अभी भी करके आए हैं, वही फॉर्मूला दिखा रखा है यहाँ पर। देखिए ये दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 है और गिवन इवेंट B है। गिवन का मतलब हो गया सर यहाँ से पहले से आपके पास है तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, फॉर्मूला सेम डिटो वही चलता है, A1 A2। अगर आपने ये देखा हो, ये सारी चीज़ें नोटिस की हो, ये सारी की सारी किस में आ जाती है? ज्वाइंट हो गया ना। ये क्या हो गया? ज्वाइंट। ये भी क्या है? ज्वाइंट। ये भी क्या है? ज्वाइंट है। सारी की सारी दे रखा है। या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, जैसे आपको यहाँ पर शायद दिख ना रहा होगा तो मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ। यहाँ पर जो लिखा गया ना उसी को यहाँ पर मैं मेंशन करके लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसने लिखा गया यहाँ पर P A1 इंटू P, आप बोल सकते हो A1 के बाद यहाँ पर दिया गया है P B डिवाइड बाई A1। ठीक है, और नीचे कर देंगे PB। ये सिंपल।
यानी कि यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ PA1 मल्टीप्लाई PB डिवाइड बाई A1 और P आपके नीचे क्या दिया गया PB आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा। तो ये था बेज थ्योरम के रिगार्डिंग प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट इसको भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा थ्योरेटिकली अपने को करना नहीं है। अब आते हैं इसकी क्रिटिकल, क्या पढ़ते हैं क्रिटिकल। देखो नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द बेज थ्योरम कि बेज थ्योरम का यूज कहाँ पर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बेज थ्योरम जो डील करती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करती है। किससे करती हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करती हैं ये। लेकिन बट इट इंटरप्रिटेशन इज डिफ़िकल्ट, बट इट इज इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट बोल सकते हैं आप। बट इज इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल कंडीशनल, यानी कि नॉर्मल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ के आए थे उससे इसका थोड़ा सा अलग है क्योंकि फॉर्मूले थोड़े अलग लेके चलता है। क्यों अलग है यही दिखाया गया है इसमें। बोले एज वी एक्यूमुलेट मोर एविडेंस, ठीक है, द लेस इंपॉर्टेंट आर द प्रायर, कि हमारे पास जैसे बच्चों ने पहले ना, जैसे कोचिंग लेने से पहले उन्होंने परीक्षा ली है तो हमें नहीं पता सर पहले उनका बेस क्या है, तो उसी में गड़बड़ दे रखी है। प्रायर प्रोबेबिलिटी किसके बारे में बात करता है ये? प्रायर प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रायर प्रोबेबिलिटी को लेस इंपॉर्टेंस देता है, कोचिंग के बाद वाले को यानी कि पोस्ट प्रायोरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। द नोशन ऑफ प्रायर एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इन द थ्योरम आर रिलेटिव टू, आप बोल सकते हो रिलेटिव टू एक गिवन सैम्पल आउटकम, यानी कि एक पहले से पता होता है भाई क्या रिजल्ट आने वाला है, वो इसलिए इसको ज़्यादा यूज नहीं किया जा सकता। बेज थ्योरम कैन बी कंसीडर टू बी एक्सटेंशन ऑफ द क्लासिकल अप्रोच, ये क्लासिकल अप्रोच का ही एक एक्सटेंशन है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये कंप्लीट था अपना कि बेज थ्योरम क्या होती है, एडिशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है। तो ये यहीं के साथ अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ और प्रोबेबिलिटी का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।